Hello everyone, welcome to Vyas IS. So today is your day 2 of daily UPSC मेंस आंसर राइटिंग. ठीक है, इसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दिए थे. 4 क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन करना था, कोई सा भी. ठीक है, और आई रिसीव्ड लाइक सारे आंसर्स मुझे मिले हैं. मतलब किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया. बट ऑफकोर्स ये बात है, अगर मैं सारे तो डिस्कस नहीं कर सकती बिकॉज बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो. बट जो चारों क्वेश्चंस थे वो एक ही मैंने उसी से दिए थे. एक ही कंसेप्ट एक ही था, सब में एक ही तरीके की चीज़ें पूछी गई, बस अलग अलग तरीके से पूछी गई है. ठीक है, तो इसलिए हम एक बार देख लेते हैं. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन से शुरू करते, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था, जिसमें ये था डिस्पाइट द right to education RTE Act 2009 sorry, inequalities persist in access to education. ठीक है, in access to education in India. आगे लिखा था एग्जामिन द challenges and suggest policy measures to ensure universal education. ठीक है, ये क्वेश्चन था. अब एक बार क्वेश्चन को आप रीड करिए. आंसर लिखने की जल्दी नहीं करनी, क्वेश्चन को रीड करिए. क्वेश्चन कह रहा है डिस्पाइट द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009. सबको पता है राइट टू एजुकेशन एक्ट था हमारे पास 2009 वाला. इसके होने के बावजूद भी इनइक्वालिटीज़ परसिस्ट. इनइक्वालिटीज़ अभी भी है लोगों को एजुकेशन को एक्सेस प्रोवाइड करने में, कि अभी भी हर किसी के पास एजुकेशन का एक्सेस नहीं है. अभी भी इनइक्वालिटीज़ हैं. हमें एग्जामिन करना है क्या चैलेंजेस हैं आज भी, और क्या पॉलिसीज़ हम सजेस्ट कर सकते हैं कि यूनिवर्सली सबके पास एजुकेशन पहुँचे. इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है. ठीक है, आई होप क्वेश्चन अभी समझ आया होगा. बट क्वेश्चन समझना ऐसे नहीं होता, क्वेश्चन को भी और अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है. तो यानी कि क्वेश्चन फोकस कर रहा है कि क्यों एजुकेशनल इनइक्वालिटीज़ आज भी इंडिया में है आरटीआई एक्ट होने के बावजूद. और हमसे ये बोल रहा है एग्जामिनेशन करो, चैलेंजेस क्या है और क्या सजेशंस हम दे सकते हैं कि यूनिवर्सल एजुकेशन हो. राइट, ठीक है. थीम तो समझ आ गई होगी कि थीम हमारी है क्वेश्चन की एजुकेशनल इनइक्वालिटी इन इंडिया आफ्टर दी आरटीआई एक्ट. तो हम लिख सकते हैं पोस्ट आरटीई एक्ट. ठीक है, यही है. अब ये सबको पता है आरटीई एक्ट क्या था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, कि भाई फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के पास. ठीक है, बट स्टिल क्वेश्चन में है कि डिस्पैरिटीज़ आज भी है इन टर्म्स ऑफ एक्सेस में. देखो एक्सेस भी अभी लोगों को नहीं मिल रहा है. बहुत सारे लोग हैं कि जिनको इनइक्वालिटी कैसे फेस कर रहे हैं, या तो एक्सेस नहीं है. कई जगहों पे ऐसा है आज भी स्कूल्स नहीं अच्छे. कई जगहों पे ऐसे स्कूल्स है बट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है. और कई जगहों पे ऐसे प्राइवेट, अगर हम बात करें दिल्ली जैसे मतलब सिटीज़ में, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, कि वहाँ पे अफोर्डेबल नहीं है. तो आज भी कहीं ना कहीं डिस्पैरिटीज़ एग्जिस्ट करती है. राइट, अब अगर हम बात करें क्वेश्चन में की टर्म्स क्या है, क्वेश्चन में कह रहे हैं डिस्पाइट आरटीई इनइक्वालिटीज़ परसिस्ट. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि डिस्पाइट आरटीई इनइक्वालिटीज़ परसिस्ट. पहली चीज़ ये है क्वेश्चन में. देखिए, इसका मतलब ये है, ये कहना चाह रहा है कि आरटीई होने के बाद भी इनइक्वालिटी है. यानी कि ये गैप दिखा रहा है किस किस के बीच में, पॉलिसी और रियलिटी. यही तो बता रहा है ये कि देखो पॉलिसी ये है आरटीई बट रियलिटी में गैप है. तो दैट मीन्स दैट शोज अ गैप बिटवीन पॉलिसी एंड रियलिटी. आगे क्वेश्चन में कह रहा है एग्जामिन द चैलेंजेस. ठीक है, आगे कह रहे हैं एग्जामिन द चैलेंजेस. एग्जामिन का मतलब ये हो गया कि हमें एक क्रिटिकली एनालाइज करना है, इसको क्रिटिकल एनालाइज करना है कि क्यों आरटीआई ने फुल्ली अपने ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं करे हैं. आरटीई के हमें पूरे क्रिटिकली एनालाइज करने की आज भी क्यों वो अपने ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं कर पाया. ठीक है, दूसरी चीज़ बोल रहा है सजेस्ट पॉलिसी मेजर्स. सजेस्ट पॉलिसी मेजर्स. तो सजेस्ट पॉलिसी मेजर्स में हमें बताना है कुछ प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस क्या क्या हो सकती है, सो दैट कि एजुकेशनल इक्विटी बढ़े, जिससे कि लोगों को इनइक्वालिटीज़ जो एग्जिस्ट करी एजुकेशन में वो कम होके एजुकेशनल इक्विटी बढ़े. समझ आ गई बात. ये है क्वेश्चन.
अब यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो हमारा है एग्जामिन। मैंने कहा था आपको कि टेल वर्ड्स होते हैं। टेल वर्ड क्या है यहाँ पे? एग्जामिन। एग्जामिन हमारा टेल वर्ड है। एग्जामिन में हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे बोल रहा है, एग्जामिन का मतलब वो हमारा हो गया कि हमें एक डिटेल्ड असेसमेंट करनी है। किसकी करनी है? आरटीई की। आई थिंक एक ही स्टूडेंट है जिन्होंने पूरा आरटीई की, आई डोंट रिमेंबर, शाम्भवी नाम है आई थिंक, उन्होंने काफ़ी अच्छा आंसर लिखा है। अब उनके आंसर ज़रूर देखिएगा। उन्होंने पूरा आरटीई के बारे में बताया कि क्या क्या कमी है, कैसे चैलेंजेस है, क्या कर सकते हैं। तो हमें आरटीई के शॉर्ट कमिंग्स बताने हैं एंड क्या सिस्टमिक चैलेंजेस है। ठीक है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। एंड हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम एक बैलेंस एनालिसिस देने की कोशिश करें जिसमें डेटा हो, फैक्ट्स और केस स्टडीज़ हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी डेटा, फैक्ट्स और केस स्टडीज़ नहीं लिख रहे हैं, तो उसके लिए मैंने कल भी शीट शेयर की थी, उसमें से आप एक दो भी लिख लेते तो आज ये वाला आंसर आपका और अच्छा होता। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कि हमें आरटीई के बारे में बताना है, ऑब्जेक्टिव बताना है। आंसर्स कैसे स्टार्ट करोगे इसको आंसर को स्टार्ट भी ऐसे करो कि पहले आपने बता दिया कि आरटीई क्या है। ठीक है, कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना आर्टिकल 21A के अंदर है। फिर हमने थोड़ा बहुत बता दिया कि कैसे इन्होंने अचीवमेंट करी है, इनरोलमेंट भी लाए हैं, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशंस भी लाए हैं, इवन ड्रॉप आउट रेट कम भी हुए हैं। बट फिर हमें क्योंकि एग्जामिन करने को बोले तो कहीं ना कहीं हमें चैलेंजेस बताने हैं। चैलेंजेस में क्या क्या बता सकते हैं? जैसे इकोनॉमिक बैरियर हो गया। हमें ना ध्यान रखना, कोई भी चीज़ हम लिख रहे हो ना, कोई भी पॉइंट्स, मैं देख रही थी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है पॉइंट्स बनाने में। कोशिश करो सारे स्टेक होल्डर्स के हिसाब से आप आंसर्स लिखें। ठीक है, मतलब स्टेक होल्डर्स में जैसे आप इंडिविजुअल ले लो, फिर आप पूरी सोसाइटी ले लो, फिर आप पूरी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से सोच लो, पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से सोच लो, जोग्राफिकली सोच लो, ठीक है, हिस्टोरिकली सोच लो। तो इस तरीके से पॉइंट्स बन जाते हैं। सोशली सोच लो, सोशली अच्छा हो गया। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट्स बना के आंसर लिख सकते हैं। तो हमें चैलेंजेस बोला है ना इसमें, तो हम सारे फैक्टर्स दे सकते हैं। इकोनॉमिक बैरियर है। इकोनॉमिक बैरियर क्या है कि आज भी गरीब फैमिलीज जो है जिनके पास बहुत सारी ऐसी कॉस्ट है, स्कूल्स की जो हिडन कॉस्ट इसको हम बोलते हैं, जैसे यूनिफॉर्म्स परचेज नहीं कर पाते, बुक्स नहीं अफोर्ड कर पा सकते, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत होती है, तो इकोनॉमिक बैरियर है। क्वालिटी की डिस्पैरिटी है, क्वालिटी की प्रॉब्लम है। कई स्कूल्स ऐसे हैं जिन पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं है, टीचर्स अच्छे नहीं है, डिजिटल एक्सेस अच्छे नहीं है। बहुत बच्चों ने आंसर्स में लिखा भी है। ठीक है, ड्रॉप आउट का आप लिख सकते हैं कि ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा देखते हैं हम लोग, दलित्स, ट्राइबल्स और इवन गर्ल्स के केस में, इवन रूरल एरियाज़ में। डिजिटल डिवाइड, दो तीन बच्चों ने आंसर्स में लिखा है। डिजिटल डिवाइड है कि भाई जैसे कि ऑनलाइन लर्निंग एक्सेस जब आ गए थे जैसे कोविड के टाइम पे, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आई थी, लोगों के पास की डिवाइसेज ही नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है। ठीक है, पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि फंडिंग नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है, अकाउंटेबिलिटी की कमी है। प्राइवेट स्कूल रेजिस्टेंस, जैसे कि आप ऐसे कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस कोटा वगैरह जो है आज भी बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लगाते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस आज भी फेस करने पड़ते हैं। फिर हमें इसके बाद बताने इसके सजेस्टिव पॉलिसीज़ क्या लगा सकते हैं, क्या पॉलिसीज़ लगा सकते हैं सो दैट सबको एजुकेशन मिले। बस यही बता दो यार, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो कि गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह बढ़ाने की कोशिश करो, एजुकेशन स्पेंडिंग पे ज़्यादा पैसा लगाओ, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इसको इम्प्रूव करो, टीचर को अच्छी ट्रेनिंग देने की कोशिश करो, उनकी अप स्किल्स करो, ईडब्ल्यूएस इम्प्लीमेंटेशन कोशिश करो स्कूल्स में लगे। ठीक है, और इवन आरटीई आपको पता है कि प्राइमरी एजुकेशन में, तो उसको कोशिश करो सेकेंडरी एजुकेशन में ला सके। डिजिटल इंक्लूजन, जो डिजिटल डिवाइड गैप है ना, डिजिटल इंक्लूजन। और पता है एक इंटरेस्टिंग तरीके से आप लिख सकते हो, आप क्या कर सकते हो ना, ऐसे चार्ट बना लो, यहाँ पे आप लिख दो चैलेंजेस क्या है और यहाँ आप लिख दो सोल्यूशंस क्या है। तो जो भी आप जैसे लिखा डिजिटल डिवाइड, तो यहीं पे उसका सोल्यूशन डिजिटल इंक्लूजन। यहाँ लिख दिया आपने कि प्राइवेट स्कूल रेजिस्टेंस, तो यहाँ लिख दिया ईडब्ल्यूएस की स्ट्रेंथन करो इम्प्लीमेंटेशन, कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लाओ। तो इस तरीके से भी आंसर्स लिख सकते हैं। एक स्टूडेंट को मैंने रिकमेंड भी किया था, उनके आंसर्स अच्छे थे, बट वो इस तरीके से भी स्ट्रक्चरिंग करती है तो और आंसर अच्छा हो सकता था। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और आपका यही सब भी लिखेंगे तो वर्ड लिमिट हो जाएगी पूरी। और कंक्लूजन में बस क्वेश्चन में जैसे क्या ही रहे, एक लुकिंग आप वे फॉरवर्ड पर्सपेक्टिव लिखिए। ठीक है, कि भाई एजुकेशन इज़ अ सोशल इक्वलाइजर बट ओनली इफ़ एक्सेस इज़ ट्रूली यूनिवर्सल। सबके लिए है बट अगर यूनिवर्सल है सबका एक्सेस। फिर कोई नेल्सन मंडेला का या किसी का भी कोट लिख दीजिए। तो इस तरीके से हम आंसर्स को इस तरीके से आंसर को एंड कर सकते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये हमारा था, आई थिंक ये दूसरा क्वेश्चन ले लिया मैंने, बट नो इश्यूज़, ये भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कुछ ऐसा था हमारा कि इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कूल ड्रॉप आउट rates in the world.
आइडेंटिफाई द सोशो इकोनॉमिक था, तो आई होप आपको कल भी मैंने क्वेश्चन सोशो इकोनॉमिक का दिया था, तो आपको समझ आ गया होगा कि सोशल एस्पेक्ट से बताना है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से बताना है, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड प्रपोज करेक्टिव मेजर्स। सिमिलर ही क्वेश्चन है कि क्या चैलेंजेस है एक तरीके से और क्या मेजर्स ला सकते हैं, ठीक है। बस लैंग्वेज चेंज है क्वेश्चंस की। मैंने कहा था क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं सेम है, ठीक है। तो इसमें भी यही है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यार बहुत ज़्यादा हाई हम कह सकते हैं ड्रॉप आउट रेट्स है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमसे ये क्या मांग रहे हैं, एनालाइज करने को बोल रहा है, आइडेंटिफाई बोल रहा है ना, कि एनालाइज करो कि क्या क्या सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो इसकी वजह से है कि भाई स्कूल जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो सोशो इकोनॉमिक कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ड्रॉप आउट बढ़ रहे हैं और उसके लिए क्या करेक्टिव मेजर्स हैं, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया मेन थीम है कि हाई स्कूल ड्रॉप आउट की बात हो रही है। हमें ये पता है कि इंडिया के बहुत ज़्यादा हाईएस्ट ड्रॉप आउट है, स्पेशली कहाँ कहाँ होता होगा, रूरल एरियाज़ में, गर्ल्स के अंदर, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के अंदर। तो हमें जो फोकस करना है वो ये दो, देखो क्या क्या वर्ड है हमारे, अगर हम बात करें कीवर्ड्स क्वेश्चन के, तो पहला कीवर्ड हमारा है लार्जेस्ट स्कूल ड्रॉप आउट, ठीक है, लार्जेस्ट स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स, जिसमें हमें बताना है कि डेटा ट्रेंड्स कुछ बता सकते हो आप कि किस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा इंडिया में ज़्यादा है, तो उसके लिए डेटा लिख सकते हैं हम, ट्रेंड लिख सकते हैं, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स बोल रहे हैं, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स में सोशल बैरियर्स बता दो, इकोनॉमिक बैरियर्स बता देंगे कि क्यों ड्रॉप आउट हो रहा है, और फिर करेक्टिव मेजर्स बताने हैं। तो ये 3 कीवर्ड है इस क्वेश्चन में जो हमें टैकल करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे टेल वर्ड है वो है आइडेंटिफाई और प्रपोज, ये 2 टेल वर्ड है ना। आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या फैक्टर्स है और प्रपोज करो कि क्या मेजर्स लिया जाए। तो आइडेंटिफाई में हमें बताना है, लिस्ट करना है, लिस्ट कर दो कि क्या क्या रूट कॉजेज़ है स्कूल ड्रॉप आउट्स के। और प्रपोज है तो इसका मतलब हमें बताना है कि क्या कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच बता दो, क्या इंप्लीमेंटेबल सोल्यूशंस बता दो कि किस तरीके से ड्रॉप आउट रेट कम कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। अब रही बात इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में कोई भी डेटा मैंने अभी बोला आप लिख सकते हैं, किसी भी तरीके का डेटा लिख दीजिए कि जैसे यूनेस्को का कोई रिपोर्ट लिख दो कि इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा ड्रॉप आउट है, और इवन कुछ बच्चों ने UIDSI का रिपोर्ट का लिखा कि ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, गर्ल्स का बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर हमें बताने सोशल इकोनॉमिक बैरियर्स, सोशल बैरियर्स और इकोनॉमिक बैरियर्स लिखने हैं। अब जैसे इकोनॉमिक बैरियर्स की बात करें तो इकोनॉमिक बैरियर बहुत बच्चों ने लिखा भी था, पॉवर्टी, यही तो रीज़न है कि ड्रॉप आउट के लोग छोड़ते थे क्योंकि गरीब, पैसे नहीं होते। हिडन कॉस्ट है कुछ स्कूल्स की, जो यूनिफॉर्म्स वगैरह जो बहुत बच्चों ने लिखा है। चाइल्ड लेबर भी है कि कहीं ना कहीं पुअर फैमिलीज़ को एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या करना होता है, बच्चे से काम करवाते हैं। सोशल बैरियर्स में हो गए जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, और कहीं ना कहीं रोल मॉडल्स की बहुत कमी है, ठीक है। कि अब ये रोल मॉडल्स की बहुत कमी है, इस वजह से भी कहीं ना कहीं लोग ड्रॉप आउट कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप और भी चीज़ें समझा सकते हैं चाहे तो, कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी गैप्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर की पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर की शॉर्टेजेस है, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अब वही बात हमें बताने मेजर्स क्या है, इतना ही लिखना है, क्योंकि तो मेजर्स भी अब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बताओ, सोशल पर्सपेक्टिव से बताओ कि भाई पब्लिक एजुकेशन स्पेंडिंग बढ़ाओ, गवर्नमेंट स्कूल्स इंक्रीज़ करो, बच्चों को गैस ट्रांसफर्स दो, स्कॉलरशिप्स दो। सोशल रिफॉर्म्स में हम बता सकते हैं सोसाइटी के लिए जो स्कीम्स आई हुई है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, उसको एक्सपैंड करो। कुछ अवेयरनेस फैलाओ, जो बहुत बच्चों ने लिखा भी, अवेयरनेस कैंपेन्स फैलाओ, ठीक है। कुछ अटेंडेंस अगर अच्छी होती है किसी की तो उनको इंसेंटिवाइज करो जिससे कि लोग आएँ स्कूल में बच्चे, कि अगर आप लोग आओगे, जैसे मिड डे मील स्कीम हो गई, कुछ ऐसे कैश ट्रांसफर जैसे कि अगर आप लोग आओगे, जैसे बिहार में भी था ना साइकिल स्कीम थी कि गर्ल्स अगर स्कूल में आएंगी तो उनको भैया साइकिल्स मिलेगी। तो इस तरीके की चीज़ें बताओ। इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी रिफॉर्म बता दो, मिड डे मील एक्सपेंशन हो गई, RTE को इम्प्लीमेंट करो, डिजिटल इंक्लूजन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, तो यही तरीके की चीज़ें हमें इसमें बतानी है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये वाला आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन था, एक सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास जो था वो था कि अगर हम यहाँ लिखें, लेट्स से द क्वेश्चन वाज एजुकेशन इज द ग्रेटेस्ट इक्वलाइजर, येट, ये भी 2-3 बच्चों ने अटेंड किया था ये क्वेश्चन, येट मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस इन इंडिया आर डिप्राइव्ड ऑफ इट। कि एजुकेशन कहने को तो देखा जाए इक्वलाइजर है, हर किसी के लिए बराबर है, बट स्टिल बहुत सारे लोग ऐसे इंडिया में जो आज भी एजुकेशन नहीं ले पाते। एनालाइज करना है कॉजेज एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस, सेम क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा। सजेस्ट सॉल्यूशंस टू ब्रिज दिस गैप, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से था। अब इस क्वेश्चन में भी यही है कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्रिटिकली एनालाइज करो, क्रिटिकली एनालाइज करने को कह रहा है
कि क्यों एजुकेशन, इवन दो ग्रेटेस्ट इक्वलाइजर होने के बावजूद, क्यों आज भी मिलियंस ऑफ लोगों के पास एजुकेशन नहीं है। तो भाई हमें ये पूछ रहा है कि कॉजेज़ बताओ और सोल्यूशंस बताओ। ठीक है, सेम ही चीज़ है। मेन थीम क्या है? वही एजुकेशनल इनइक्वालिटी जो इंडिया में है। मेन थीम तो क्वेश्चन की यही है ना, एजुकेशनल इनइक्वालिटी इन इंडिया। तो हमें क्या बताना है कि क्यों एजुकेशन एक टूल है सोशल और इकोनॉमिक मोबिलिटी के लिए। हमें बताना है कि फिर भी ये पैराडॉक्स है, मतलब कि भाई इतना इक्वलाइजर होने के बावजूद भी आज भी एजुकेशन सबको नहीं मिल रही है। तो कौन कौन से कीवर्ड्स है जिस पे आपको फोकस करना है? पहला हो गया ग्रेटेस्ट इक्वलाइजर। क्या हो गया? ग्रेटेस्ट इक्वलाइजर की एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल दिखा रहा है ना ये हमको एजुकेशन का, कि कैसे इनइक्वालिटी कम करने के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव रोल है। ठीक है, दूसरी टर्म हमें मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड, कि इतने सारे लोग आज भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। तीसरी टर्म है कॉज, एनालाइज करो कॉज। तो हमें बताना है कि क्यों एजुकेशनल डिस्पैरिटी हो रही है। कॉजेज है ना, क्यों हो रही है, तो एजुकेशनल डिस्पैरिटी क्यों आज भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और चौथा है सजेस्ट सोल्यूशन, जिसमें हमें बताना है कुछ प्रैक्टिकल पॉलिसीज। समझ आ गई बात? ध्यान रखिएगा, इसमें हमारा जो की वो हम बोलते हैं इसको टेल वर्ड्स, वो कौन कौन से हैं? एनालाइज, जो क्या कह रहा है कि हमें एनालाइज करना है, इसका मतलब हमें कॉजेज़ बताने हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो उसमें स्ट्रक्चरल सारे तरीके से बताओ कि एक्सेसिबिलिटी की कमी है, अफोर्डेबिलिटी की कमी है, पॉलिसीज़ बताओ, मतलब हर तरीके से एंगल हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एनालाइज करने को बोल रहे हैं। इसने सोशो इकोनॉमिक ऐसे कोई बोला नहीं है हमें, तो हम इसमें सब तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एजुकेशन एम्पावर करता है एक इंडिविजुअल को और इनइक्वालिटी कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कॉजेज़ क्या हैं कि क्यों आज भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है एजुकेशन में, इकोनॉमिक बैरियर, सोशल डिस्पैरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल डिवाइड, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन गैप, सेम चीज़ें जो मैंने अभी बताई है। इसी तरह सजेशन में लिख दो स्ट्रेंथनिंग पब्लिक सेक्टर, अफर्मेटिव एक्शंस ले लो, जैसे EWS कोटा, स्कॉलरशिप्स, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग करो कि डिजिटल क्लासरूम्स हो, स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, टीचर की ट्रेनिंग और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाओ। यही सेम इसमें ही लिखना है, कोई डिफरेंट आंसर ये नहीं बनेगा। समझ आ गई बात? और इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन था हमारा, द क्वेश्चन वॉज कि इज़ इट फेयर समथिंग करके क्वेश्चन था ना। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट टेक द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन वॉज इज़ इट फेयर, लेट मी जस्ट राइट, is it fair that some children get access to quality education while others do not? ठीक है, डिस्कस, याद रखिएगा टेल वर्ड क्या है, डिस्कस इन दी कंटेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्या ये फेयर है कि कुछ बच्चों को आज भी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रही है, बट कुछ बच्चे आज भी ऐसे जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही। एंड दैट्स सो ट्रू, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो नहीं पढ़ पाते, उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग एजुकेशन ले ही नहीं पाते। तो हमें इसमें डिस्कस करना है सोशल जस्टिस और इक्विटी के टर्म्स में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन यही बोल रहे हैं कि इज़ इट फेयर, तो हमें स्टार्ट करना है कि नो इट इज़ नॉट फेयर। ठीक है, इस तरीके से आंसर को स्टार्ट करना है। क्या क्या चीज़ें इसमें हैंडल करनी है इस क्वेश्चन के अंदर हमें सॉरी, फेयरनेस को लेके, कि किसी फेयरनेस और इनइक्वालिटी एजुकेशन में। ठीक है, एनालाइज करो उस तरीके से। सोशल जस्टिस पर्सपेक्टिव बताने हैं, बोला ही है क्वेश्चन में कि कैसे अनइक्वल एजुकेशन कहीं ना कहीं जो सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल है ना, ये सोशल जस्टिस जो प्रिंसिपल, इसको कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि अगर एजुकेशन ही इक्वल नहीं होगी तो कैसे सोशल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसको वो कर रहा है। ठीक है, इक्विटी की बात कर रहे हैं तो इक्विटी और इक्वालिटी की बात कर दो, इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी। ठीक है, और क्या कॉजेज़ हैं एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़ के, क्योंकि डिस्कस की बात हुई है तो कॉजेज़ क्या है, क्या सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, गवर्नमेंट को क्या पॉलिसीज़ लेनी चाहिए, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। ठीक है, क्योंकि डिस्कस की बात हो रही है तो ऑफकोर्स की बात है बैलेंस ओपिनियन देना है। ओके, तो इस तरीके से इस आंसर को आप लिख सकते हैं। सेम चीज़ें रहेंगी सब क्वेश्चंस में, बस लिखने का तरीका अलग हो जाता है। इसमें भी हमारी थीम वही है कि जैसे कि जो थीम है आपकी इनइक्वालिटी क्यों है एजुकेशन में। ठीक है, हमें बस एजुकेशन, सोशल जस्टिस और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें डिस्कस की बात आपको समझ आ गई। ठीक है,
अब जैसे हम आंसर की अगर बात करें कि कैसे हम इसमें लिख सकते हैं, तो इसमें आप वही समझो कि क्वेश्चन में हमसे पूछे कॉजेज इफेक्ट सॉल्यूशंस, राइट। तो बता दो यार कॉजेज क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि ये सारे इकोनॉमिक, सोशल बैरियर, गवर्नमेंट को लेना चाहिए एफर्ट्स, ठीक है, एजुकेशन में अभी भी लोगों को मिल नहीं रही है, तो वही तरीके की चीज़ें बता दो सोशल जस्टिस, इक्विटी के पर्सपेक्टिव से। सेम आंसर रहेगा, लिखने का तरीका बदलता है, बस क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, क्वेश्चन को नहीं समझते। कोशिश करो कि स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव से आंसर्स को लिखने की कोशिश करें, क्योंकि इससे क्या होता है अपने आप पॉइंट्स जनरेट होने लग जाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये चारों आंसर्स क्लियर होंगे। स्टिल कोई डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या टेलीग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं हम डे 3 के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।